क्या है, पहला जो क्वेश्चन है 41 नंबर का, वो अपन ने टेस्ट में दिया और पूछा कि जो आपका एथाइन है, एथाइन यानी एल्काइन, और एथेन में हम किस तरीके से अंतर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि एल्केन और वन एल्काइंस में आप कैसे अंतर कर सकते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन दिया पहला, एथाइन और इथेन को किसी मिश्रण से प्रवाहित करके अलग किया जा सकता है, यानी कोई ऐसा मिक्सचर आपने बनाया जिसके अंदर इथेन भी है और साथ में आपका इथाइन भी है, इथेन भी है और साथ में आपका उसके अंदर इथाइन भी है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इथेन और इथाइन आपस में अलग हो जाए। तो जब आपकी क्लास के अंदर हम बात करेंगे एल्काइन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, कि जो एल्काइन है उनके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। तो इथेन एल्काइन के अंदर एक रिएक्शंस होती है जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये जैसे एल्काइन से आपका, वैसे तो हमें दिख रहा है कि एल्काइन सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया ही दिखाएंगे। योगात्मक अभिक्रिया क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन जो वन एल्काइंस होते हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाई जाती है। उसका कारण ये होता है कि उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है। ये जो sp संकृत कार्बन है, इससे जुड़ने वाली जो हाइड्रोजन होती है वो कैसी होती है? एसिडिक होती है। तो जो अगर हम वन एल्काइंस के अंदर अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं तो क्यूप्रस एल्कानाइड बनता है, क्यूप्रस एल्कानाइड बनता है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या करता है, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, क्योंकि ये वाली जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होती है और क्यूप्रस क्लोराइड इस हाइड्रोजन की जगह कॉपर की फॉर्म में आकर क्यूप्रस एल्कानाइड बना लेता है। इस रिएक्शन को एल्केन नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि एल्केन के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। यानी एल्केन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है? एल्केन एसिडिक नहीं होता, लेकिन जो वन एल्काइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो हम क्या करते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो क्यूप्रस क्लोराइड है उनके साथ रिएक्शन केवल वन एल्काइंस दिखाते हैं। कौन नहीं दिखाता? एल्केन नहीं दिखाता। तो हम इस मिक्सचर में क्या करते हैं? अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं। तो एल्केन तो उसके साथ रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन जो एल्काइंस है वो अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? क्यूप्रस एल्कानाइड्स का अवक्षेप बना लेता है। और वो जो आपका एल्काइंस है वो प्रेसिपिटेट के रूप में कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। तो एल्केन और एल्काइंस को आपस में यहाँ जो हम सेपरेट करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे? अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड के द्वारा करेंगे। अगला क्वेश्चन वही है कि 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन को किस रिएजेंट्स के द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये 1 ब्यूटाइन है। जैसे ये 1 ब्यूटाइन है, और ये 2 ब्यूटाइन है। ये कह रहा है कि मान लीजिए एक कंटेनर में 1 ब्यूटाइन है और एक कंटेनर में 2 ब्यूटाइन है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किस कंटेनर में 1 ब्यूटाइन है और किस कंटेनर में 2 ब्यूटाइन है? तो अभी भी मैंने कहा एल्काइन सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया ही देते हैं। लेकिन जो 1 एल्काइंस होते हैं, 1 एल्काइन का मतलब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे जुड़ा होता है। नंबरिंग यहीं से तो करोगे, 1 2 3 4। यहाँ एल्काइन 1 नंबर पे जुड़ा है इसीलिए आपने इसको 1 एल्काइन कहा। यहाँ एल्काइन 2 नंबर पे जुड़ा है, इसे 2 एल्काइन कहा। और मैंने कहा जो 1 एल्काइंस होते हैं उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है। ये वाली जो हाइड्रोजन है वो कैसी है? एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक है। तो ये योगात्मक अभिक्रिया के साथ साथ एक अभिक्रिया और दिखाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी दिखाते हैं? प्रतिस्थापन। जबकि 2 एल्काइंस केवल योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या करते हैं? 1 एल्काइन के अंदर जब सोडामाइड डालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके Na+ में कन्वर्ट होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में यहां से बॉन्ड टूटता है। हाइड्रोजन एसिडिक होने के कारण H+ की फॉर्म में बाहर निकलता है और ये एसिडिक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और यहाँ सोडियम जुड़ के आपका सोडियम एल्कानाइड बनाता है। समझ में आई बात? या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाता है। आई बात समझ में? और ये जो H+ है वो इस NH2- के साथ जुड़कर क्या बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। अरे बात समझ में आई?
और यहाँ सोडियम जुड़ जाता है और सोडियम एल्कानाइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो 1 एल्काइंस की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और 1 एल्काइंस प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके साथ दिखाते हैं? अमोनियम में क्यूप्रस क्लोराइड के साथ दिखाते हैं। सोडियम, जैसे अपन ने यहाँ सोडामाइड लिया, इसके साथ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, H+ हटता है और सोडियम यहाँ आकर जुड़ जाता है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जो किसके अंदर देखने को मिलता है? 1 एल्काइंस में देखने को मिलता है। तो 1 एल्काइन और 2 एल्काइन में जो डिफरेंस है वो हम किसके द्वारा करते हैं? सोडामाइड के द्वारा। 1 एल्काइन सोडामाइड के साथ अमोनिया गैस देते हैं और 2 एल्काइंस इस रिएक्शन को नहीं दिखाते क्योंकि उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। वही एल्काइन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं जिनके अंदर कैसा हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है? एसिडिक। sp संकरित कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यहां हमसे कहा गया तनु H2SO4 और HgSO4 के साथ प्रोपाइन की अभिक्रिया पर बनने वाला क्या उत्पाद होगा? यह कह रहा है कि प्रोपाइन है और आपको इसकी रिएक्शन करानी है डाइल्यूट H2SO4 से। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब यह होता है कि आपको इसकी रिएक्शन पानी के साथ ही करानी है, पानी के साथ ही करानी है क्या समस्या कि जो प्रोपाइन है वो कभी डायरेक्ट पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। सर प्रोपाइन कभी डायरेक्ट पानी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करता? उसका कारण यह है कि जो प्रोपाइन है, ये जो पानी है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है और जो आपका प्रोपाइन है इसके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, साथ में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डायरेक्ट कौन अटैक नहीं करता? न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता। इसीलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं? H+ डालते हैं। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है? क्या डालते हैं हम इसके अंदर? H+। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि कभी भी प्रोपाइन पानी के साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि पानी भी न्यूक्लियोफाइल है और प्रोपाइन भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो हम क्या करते हैं? पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा एसिड, जिस चीज़ को आप क्या कहते हो? डाइल्यूट H2SO4। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। फिर लास्ट में तो मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। जैसे ये प्रोपाइन है, आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला, डाइल्यूट H2SO4 से आपको मिलेगा H+ और साथ में क्या है? पानी। पानी तो न्यूक्लियोफाइल है और H+ जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल H+ क्या करता है? इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? खींचता है, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस तरह से, और ये हिस्सा बनता है प्लस का और ये वाला हिस्सा बनता है माइनस का, जहां वो H+ जुड़ जाता है। आई बात समझ में? शिफ्ट किया ना, प्लस माइनस, प्लस के साथ तो प्लस रह गया और माइनस के साथ पानी का क्या जुड़ गया? H+। अब ये खुद जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये देखो टेस्ट सीरीज उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा उनको थोड़ी सी समस्या आती है। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको पता होना चाहिए कि ये कार्बोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होता है और पानी आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती है जो अपने लॉन पेयर्स दूसरे को देते हैं और उसके साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन इसके लॉन पेयर इसको देगा इस तरह से। ऑक्सीजन जब अपने लॉन पेयर इसको देगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक सबने पढ़ी होती है। ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे। ऑक्सीजन किससे खींचता है? हाइड्रोजन से, और इसमें से क्या बाहर निकल जाता है? H+, और ये वाली स्थिति बनती है। इस फॉर्म को इनॉल फॉर्म कहते हैं। यहां थोड़ी सी चलावयता काम आती है। इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म क्या होती है? अगर आप थोड़ा सबने पढ़ा हो कीटो इनॉल फॉर्म, कि इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है, ये कीटो फॉर्म में बदलती है। कीटो फॉर्म में कैसे बदलते हैं? OH को तो नंबर देते हैं 1, अगले वाले को देते हैं 2 और इससे अगले वाले को देते हैं 3। 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है वो आ जाता है 1 और 2 पर, और 1 नंबर पे जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो चला जाता है 3 नंबर पर। तो फाइनली अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या बनता है? एसीटोन बनता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, H यहाँ है,
एसीटोन बनता है। इसीलिए जब आप प्रोपाइन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो फाइनली क्या बनता है, एसीटोन बनता है। एग्जाम की दृष्टि से इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करेंगे, कहीं भी डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो तो पानी ही जोड़ना है। क्या जोड़ना है, पानी ही। तो क्या करेंगे, प्रोपाइन सीधी सी पानी से रिएक्शन करा लेना। एक तो H+ है, दूसरा आपके पास क्या है, OH- है। मुझे पता है पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया यही होती है। ये हिस्सा प्लस का है, ये हिस्सा माइनस का है, इसके साथ पानी का OH जुड़ गया, इसके साथ H जुड़ गया, वो इनॉल फॉर्म बन गई, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और इनॉल फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो में। और एसीटोन का ही IUPAC नेम क्या होता है, प्रोपेनॉन। इसीलिए इसका आंसर सेकंड ईयर। जब एथाइन को रक्त तप्त लोह नलिका से गुजारा जाता है तो ये रिएक्शन हमको याद रखनी पड़ती है। जो आपका एथाइन है इसको जब रक्त तप्त लोह नलिका से गुजारा जाता है तो फाइनली बेंजीन बनती है। ये बहुलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे ही आप एथाइन गैस को रक्त तप्त लोह नलिका से गुजारते हैं, एथाइन के 3 अणु आपस में जुड़ जाते हैं और फाइनली क्या बना देते हैं, बेंजीन बना देते हैं। तो एथाइन को जब आप लाल गर्म ट्यूब से गुजारते हो तो फाइनली क्या बनता है, बेंजीन बनता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित सभी लाक्षणिक गुण बेंजीन में पाए जाते हैं सिवाय। इस साल फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया कि बेंजीन में कौन सा गुण नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत आप सबको पता हो कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण होता है और sp2 संकरण होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर समतलीय होती है, बिल्कुल सही है। बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं, इसीलिए विस्थापित होता है, बिल्कुल सही है। बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है और जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कौन से नियम का पालन करते हैं, हकल के नियम का। और इसके अंदर क्या है, बेंजीन में रेजोनेंस के कारण इन सभी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है। लगता तो ऐसा है यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो लगता तो ऐसा है कि इस कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए और इस कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए। लेकिन बेंजीन में रेजोनेंस होने के कारण ये सभी कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाती है और वो होती है 139 पिकोमीटर। कितनी होती है, 139 पिकोमीटर। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, 4th रहा। सही नहीं पूछा ना, कौन सा स्टेटमेंट बेंजीन के रेस्पेक्ट में नहीं है सही। इस साल आपसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया, वापस पूछा गया। ये आपको एल्काइन दे रखा है, पानी के साथ रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में। जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एल्काइन के अंदर जब पानी मिलाते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनता है या कीटोन बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। आप यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, यहीं पाई इलेक्ट्रॉन को क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट होना चाहता है ताकि कार्बोनियम आयन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो। अगर आप U शिफ्ट करते तब तो कार्बोनियम आयन 1 डिग्री बनता और U शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्या हुआ, ये वाली फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड 2022 में इस साल पूछा गया था। अब आपने U पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया तो ये हिस्सा तो हो गया प्लस का और ये वाला हिस्सा किसका हो गया, माइनस का। अभी अभी कहा पानी ही जोड़ना है तो पानी का OH तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, H। अरे हाँ या ना, ये फॉर्म ध्यान से देखोगे तो ये इनॉल फॉर्म है, इन और ऑल इनॉल फॉर्म है। अभी मैंने कहा इनॉल में चलावयता पाई जाती है। क्या करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, OH से 2 नंबर और डबल बॉन्ड वाले को, इधर वाले को 3 नंबर। अभी अभी कहा 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड यहाँ जाता है और H आपका यहाँ चला जाता है। तो देखो ऐसी स्ट्रक्चर है क्या कोई, ये वाली है स्ट्रक्चर, आ गया समझ में। अरे हाँ या ना भाई, होगा क्या, ये H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो बनाना ये साइक्लोहेक्सिल, साथ में CO और CH3। मैं C डबल बॉन्ड O दिखा रहा हूँ, उसने ऐसे लिख दिया CO, कीटोन ही तो बना। जब एथेन, एथीन और एसिटिलीन में कार्बन परमाणुओं के आबंध कोटि में वृद्धि होती है तो क्या होता है, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। एथेन, एथीन और एथाइन, ये कहता है ये एथेन है, ये एथीन है और ये एथाइन है। कार्बन परमाणुओं के आबंध कोटि में वृद्धि होती है। इसका बंधक्रम 1 है, इसका बंधक्रम 2 है और इसका बंधक्रम 3 है।
यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ दो बॉन्ड है, यहाँ तीन बॉन्ड है। पहली बात, बंद लंबाई और बंद ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ता है। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ दो बॉन्ड तोड़ने और यहाँ तीन बॉन्ड तोड़ने, तो सीधी सी बात है तीन बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ बंद ऊर्जा तो बढ़ती है। क्या होती है? बंद ऊर्जा बढ़ती है। तो ये और ये तो वैसे ही गलत हो गए। एक कॉन्सेप्ट चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, बंद ऊर्जा, बंद क्रम और बंद लंबाई, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। इनके बीच में ये रिलेशन होता है। बंद ऊर्जा, बंद क्रम और बंद लंबाई के बीच में ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्यों आया? पता भी चल रहा है कि जैसे जैसे बंद क्रम बढ़ेगा तो बंद ऊर्जा तो बढ़ेगी। यहां सिंगल बॉन्ड बनाना है तो ऑर्बिटल्स को कम ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। यहां दो बॉन्ड बनाने हैं तो ऑर्बिटल्स को और ज़्यादा ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। और यहाँ तीन बॉन्ड बनाने हैं तो ऑर्बिटल्स को और भी ज़्यादा ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। और जब ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं? पास पास। कहने का मतलब अगर बंद क्रम बढ़ता है तो बंद लंबाई घटती है। तो क्या हुआ होगा कि एथेन, एथीन और एथाइन में बंद क्रम बढ़ने के साथ साथ बंद ऊर्जा तो बढ़ती है लेकिन बंद लंबाई क्या होती है? घटती है। तो है इस ऑप्शन। वैसे भी एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में बंद लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम, एल्कीन में 1.34 एंगस्ट्रॉम और एल्काइन में ये बंद लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे समझना। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है। यहां यह क्वेश्चन है कि जैसे बेंजीन है, जब हम इसका नाइट्रीकरण कराते हैं, बेंजीन का नाइट्रीकरण कराने के लिए रीएजेंट डाला जाता है कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। और नाइट्रीकरण जब आप कराते हो तो फाइनली बेंजीन में से हाइड्रोजन हटती है और उसके ऊपर नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी चीज को नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रीकरण का मतलब ये होता है नाइट्रो समूह का जोड़ना। बेंजीन में से हाइड्रोजन हटाकर कौन सा समूह जोड़ना? नाइट्रो समूह जोड़ना। अब यहां पर क्या होता है, बेंजीन जो है वो कभी योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाता, यानी उसमें ऐसा नहीं होता ये पाई बॉन्ड नहीं टूटते, क्योंकि अगर वो योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा ना तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी और बेंजीन कभी नहीं चाहता कि उसकी एरोमेटिकता खत्म हो। तो ये क्या है, हर कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी होती है। तो ये H+ और ये वाला हिस्सा माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये इलेक्ट्रोफाइल हटता है बेंजीन में और रीएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जुड़ता है। तो बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है? तो कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 में कंसंट्रेट H2SO4 प्रबल अम्ल है, ये H+ आयन देता है जल्दी। कंसंट्रेट H2SO4 आपने बेंजीन में कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 मिला दिया, कंसंट्रेट H2SO4 तुरंत H+ आयन दे देता है, HNO3 थोड़ी देर देखता है इस चीज़ को, लेकिन इतना टाइम HNO3 को नहीं मिल पाता। ये जो HNO3 है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब कंसंट्रेट H2SO4 ने H+ आयन दिया, H+ आयन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, वो HNO3 को टाइम नहीं देता कि तू H+ दे पा। उससे पहले ये H+ उसके ऑक्सीजन के लॉन पेयर पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन मजबूरी में लॉन पेयर इस H+ को देता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचता है? सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, H2O की फॉर्म में बाहर निकलता है और अटैकिंग स्पीसीज क्या बन जाती है? NO2+। सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका कि बेंजीन का जब हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर कौन सा इलेक्ट्रो नहीं अटैक करता है? NO2+। और NO2+ को कौन सा आयन बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। आगे समझना। पराबैंगनी प्रकाश में बेंजीन और क्लोरीन अणु की अभिक्रिया से गैमेक्सीन बनता है। ये किस तरह की अभिक्रिया का उदाहरण है? जनरली बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाती है, लेकिन दो रिएक्शन अपवाद हैं जिनमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बेंजीन है उसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से कराएं, क्लोरीन से, और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में।
तो ये प्रतिस्थापन की बजाय योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, एक्सेप्शन है योगात्मक अभिक्रिया का। इसके अंदर क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बनते हैं, पाई बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बनते हैं, पाई बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बनते हैं, और हर जगह क्लोरीन 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 जुड़ जाता है इस तरह से। इसको C6H6Cl6 बोलते हैं, सुना भी होगा। इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कैमेक्सिन, लिंडेन, 666 आदि नामों से जाना जाता है। और ये कीटनाशी होता है, कीड़ों को मारने में, कॉकरोच वगैरह को मारने में काम आता है। और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं बल्कि किसका उदाहरण है, योगात्मक अभिक्रिया का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम टोलुइन का क्लोरीनीकरण कराते हैं, ये रिएक्शन होती है। ये आपका टोलुइन है, फर्स्ट ग्रेड में इस साल पूछा गया। क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब भी सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश होता है हमेशा मुक्त मूलक बनते हैं रिएजेंट में। ये मुक्त मूलक बन गए। अब ये मुक्त मूलक क्या करते हैं, इसके ऊपर हमला करते हैं। जब मुक्त मूलक किसी क्रिया कारक पर हमला करते हैं तो बॉन्ड वहां से टूटता है ताकि इंटरमीडिएट ज़्यादा से ज़्यादा क्या बने, स्टेबल बने। तो यहाँ इसमें ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, टोलुइन का ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, टोलुइन के ऊपर, और क्या करता है, इनके सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि इस फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करता है, जैसे ही सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश क्लोरीन रेडिकल बनाता है, ये इलेक्ट्रोइस नहीं होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। पाई बॉन्ड तो इसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते क्योंकि ये एरोमेटिक बना रहना चाहता है। तो फिर ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन वाला जो ये बॉन्ड है ये टूटता है यहाँ से, और ये टोलुइन कौन सा फ्री रेडिकल बनाता है, ये इस तरीके से बेंजिल फ्री रेडिकल बना लेता है। और ये फ्री रेडिकल इसीलिए बनता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल स्टेबल है, ये रेजोनेंस के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और फिर इसके साथ क्लोरीन जुड़ जाता है और फाइनली बेंजिल क्लोराइड बनता है। तो आपसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट ग्रेड में इस साल पूछा था कि टोलुइन का जब हम क्लोरीनीकरण सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो कहीं भी सूर्य का प्रकाश दिख जाए, सूर्य का प्रकाश दिख जाए तो हर हाल में क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ योगात्मक अभिक्रिया नहीं हो रही, बल्कि आप टोलुइन के मैथिल समूह से हाइड्रोजन हटा रहे हो और क्लोरीन को जोड़ रहे हो। तो ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन। तो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्यूटेनाइन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं। ये ब्यूटेनाइन की स्ट्रक्चर है। ब्यूटीन प्लस आइन, यानी डबल बॉन्ड भी है और आइन भी है, तभी तो बोला ब्यूटेनाइन। समझ में आई बात, ब्यूट यानी 4 कार्बन, इन भी है और क्या है, आइन भी है। दिख रहा है पाई कितने हैं, 1 और 1 2। अरे हाँ या ना, आपको पता है 1 सिग्मा होता है, शेष क्या होते हैं, अरे शेष क्या होते हैं, पाई। तो पाई कितने हुए, 1 पाई तो ये हुआ और 2 पाई ये हुए, तो टोटल कितने पाई हुए, 3। तो आंसर ये होना है 3 पाई वाला, यानी ये 2 तो अलग हो गए भाई। 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। अब सिग्मा गिनो, 1 तो ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा। सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 सिग्मा 3 पाई। अगला क्वेश्चन, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 अभिक्रियाएं आती हैं, एक एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण। अगर आप बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह जोड़ते हो तो वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, और बेंजीन के ऊपर अगर आप एसिल समूह जोड़ते हो तो वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एल्किलीकरण और एसिलीकरण अगर बेंजीन का होता है तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो पूछा गया कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किससे संबंधित है। सल्फोनीकरण में तो SO3H जुड़ता है, नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है, और एसिडीकरण होता है RCO समूह। यानी इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटेगा, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटेगा
और फाइनली ये RCO COR जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एसिलीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन वही है जो अभी भी बताई थी, ये बेंजीन है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। वैसे बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, लेकिन बेंजीन का क्लोरीनीकरण सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। एक पाई टूटेगा, 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, एक पाई टूटेगा, 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, एक पाई टूटेगा, 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, और अभी भी मैंने कहा था प्रोडक्ट बनता है C6H6Cl6, और जिसके 4 नाम बोल रहे थे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन, लिंडेन और 666। तो सबको समझ में आ गया होगा क्या बनता है? गैमेक्सेन बनता है। किसका उदाहरण है? सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश दिखते ही मुक्त मूलक और सारे क्लोरीन जुड़ रहे हैं, इसीलिए योगात्मक अभिक्रिया है। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। ये जो रिएक्शन है ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। हमने बेंजीन की रिएक्शन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराई लुईस अम्ल की उपस्थिति में। यह क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। जब बेंजीन की रिएक्शन प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये जो लुईस अम्ल है इनकी भूमिका होती है कि ये इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में मदद करते हैं, यानी यहाँ से बॉन्ड तोड़ने में मदद करते हैं। ये वाला हिस्सा प्लस का है और ये वाला हिस्सा किसका है? माइनस का है। बेंजीन के ऊपर आपको पता है हाइड्रोजन को हटाना है और इलेक्ट्रोस्नेही को जोड़ना है। आप सबको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी पाई जाती है। ये जो कार्बोनियम आयन है ये 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ये अपने आप को रीअरेंज करता है 2 डिग्री में, क्योंकि कार्बोनियम आयन के अंदर पुनर्विन्यास की टेंडेंसी पाई जाती है। इस कार्बोनियम आयन का जो ये अल्फा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में यहाँ जुड़ता है और 1 डिग्री कार्बोनियम आयन किसके अंदर बदल जाता है? 2 डिग्री कार्बोनियम आयन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दीबाजी में हम सब क्या कर देते हैं, बेंजीन की रिएक्शन जब प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ से CH2CH2CH3 प्रोपिल बेंजीन बना देते हैं। वो आंसर गलत हो जाता है। बेंजीन की रिएक्शन जब आप नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से कराते हो तो सबसे पहले तो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट पाया जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन H- के रूप में निकलता है, यहाँ पहुँचता है। 1 डिग्री कार्बोनियम आयन 2 डिग्री में बदलता है और ये अब बेंजीन के ऊपर यहाँ से जुड़ता है, हमेशा प्लस वाले हिस्से से जुड़ता है। इसी चीज़ को आइसोप्रोपिल बेंजीन कहा जाता है और आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही किस नाम से जाना जाता है? क्यूमीन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्यूमीन। समझ में आई बात? तो ये क्या है? एक फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर ध्यान से देखोगे तो आप प्रोपिल या आइसोप्रोपिल समूह को जोड़ रहे हो। ये एल्किल समूह कहलाते हैं और बेंजीन के ऊपर एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है। एल्किलीकरण और एसिलीकरण फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ बेंजीन पर एसिलीकरण हो रहा है, बेंजीन पर RCO समूह जोड़ रहा है। बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं। हमने उत्प्रेरक काम में लिया हुआ है निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल का काम होता है इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में मदद करना। यहाँ जो एसिटिल क्लोराइड है वो यहाँ से टूटता है, बेंजीन पे से हाइड्रोजन हटेगा और प्लस वाला हिस्सा जोड़ना है तो बना नहीं बना COCH3, और इसे कहा जाता है एसीटोफिनोन। क्या कहता है? एसीटोफिनोन। और इस प्रक्रिया में जो AlCl3 है, ये जो AlCl3 होता है वो क्या काम करता है? लुईस अम्ल होता है, और ये इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में क्या करता है? मदद करता है। निम्न में से गैमेक्सीन का क्या नाम सही नहीं है? अभी बताया था गैमेक्सीन को बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, 666 कहा जाता है। कभी DPT नहीं कहा जाता, DPT का तो टीका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन की। वो एल्केन जिनमें कम से कम 6 कार्बन होते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2015 बार बार रिपीट हुई। वो एल्केन जिनमें कम से कम 6 कार्बन होते हैं। क्रोमियम के ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम के ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उपस्थिति में चक्रीयकरण दिखाते हैं। याद करेंगे एक रिएक्शन मैंने लिखाई थी, लास्ट रिएक्शन एल्केन की, जिसके 4 नाम बोले थे।
चक्रीयकरण, एरोमेटिकरण, उत्प्रेरक की पुनः संस्कार और हाइड्रोसंभवन। वो एल्केन जिनमें कम से कम 6 कार्बन होते हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड्स की उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की उपस्थिति में चक्रीयकरण दर्शाते हैं। ये 6 कार्बन वाला चक्रीय यौगिक बनाएगा। एरोमेटिकरण दिखाते हैं, यानी 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड बनता है और फाइनली यहाँ जो बनता है वो बेंजीन के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन है चाहे एल्कीन है चाहे एल्काइन है, आप किसी का भी आप दहन कर लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जब आप उनका दहन करते हैं तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के तो तीनों में ही कितने अणु बनते हैं? n अणु बनते हैं। क्या मतलब है? जैसे सपोज करो मैंने एथेन का दहन किया, एथेन का जब आप दहन करते हो तो एथेन में जितने कार्बन होते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उससे एक ज़्यादा क्या बनता है? जल का अणु बनता है। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो। कितने ऑक्सीजन है यहाँ? 2 और 2 4, 4 और 3 7। तो ये बैलेंस इस तरह से होगा। चाहे आप एल्केन का दहन करो, चाहे आप एल्कीन का दहन करो, चाहे आप एल्काइन का दहन करो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के उतने ही अणु बनेंगे जितने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कार्बन की संख्या है। चाहे आप एथेन का दहन करो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनेंगे, चाहे एथीन का दहन करो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनेंगे, चाहे एथाइन का दहन करो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड का 2 ही अणु बनेंगे। जल के अणुओं में अंतर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा उतनी ही बनती है जितनी एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस में कार्बन होते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? सभी में क्या बनती है? n बनती है। बेंजीन के नाइट्रेशन के संबंध में क्या सही है? NO2 प्लस बनता है जो इलेक्ट्रोस्नेही होता है, बिल्कुल सही है। H2SO4 एक अम्ल की तरह और HNO3 एक क्षार की तरह काम करता है, सही है, क्योंकि H2SO4 अभी अभी हमने देखा था H+ दे रहा था और HNO3 उस H+ को ग्रहण कर रहा था। नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, सही है। बेंजीन का नाइट्रीकरण इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नाइट्रो समूह प्लस आई प्रभाव के अनुसार आने वाले समूह पर निर्देशात्मक प्रभाव डालता है, ये बात सही नहीं है। जो नाइट्रो समूह होता है, ये जो नाइट्रो समूह होता है ये जो है ये प्लस आई प्रभाव नहीं होता इसका, बल्कि कौन सा प्रभाव होता है? माइनस आई। तो ये जो नाइट्रो समूह होता है ये मेटा निर्देशी होता है। तो नाइट्रो समूह का प्लस आई प्रभाव नहीं, बल्कि नाइट्रो समूह का कौन सा होता है? माइनस आई। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या नहीं है? सही नहीं है। प्रोपाइन की क्रिया आप HCl से कराओ। ये प्रोपाइन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो रिएक्शन 2 बार होगी। H+ का है, Cl- का है, पाई शिफ्ट करोगे, ये प्लस वाले पर तो जुड़ जाएगा Cl, डबल बॉन्ड CH2, वापस रिएक्शन होगी HCl से। जब HCl पर आप वापस रिएक्शन करते हो तो जिस पद में पहली बार में जो चीज़ जोड़ी थी दूसरी पद में भी उसी में ही वही चीज़ जोड़ी जाती है। जैसे यहाँ क्लोरीन जोड़ा था तो यहाँ क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा था तो दूसरे पद में भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और फाइनली आपका क्या बनेगा? 2,2 डाइक्लोरो क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। 1 2 3 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बनता है। अभी बता दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जिसमें एल्किलीकरण और एसिडीकरण होता है उसमें जो लुईस अम्ल AlCl3 मिलाया जाता है उसका कार्य ये होता है कि वो इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में क्या करता है? मदद करता है। इलेक्ट्रोस्नेही के उत्पादन में मदद करता है। निम्न में से वो कौन सा यौगिक है जो ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर है? पहले ही बता चुका कि बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाला समूह निर्धारित करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोस्नेही ऑर्थो पैरा पर जुड़ेगा या मेटा पर जुड़ेगा। जिनके अंदर आपको बहुल बंध दिखाई दे असमान परमाणुओं के मध्य, जैसे नाइट्रो समूह है, इसमें बहुल बंध दिखाई दे रहे हैं असमान परमाणुओं के मध्य, तो ये मेटा निर्देशी होता है। COOH में आपको बहुल बंध दिखाई देगा असमान परमाणुओं के बीच में, ये मेटा निर्देशी होगा। और क्लोरीन आपको पता है लॉन पेयर युक्त समूह है
और लॉन पेयर युक्त समूह क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा निर्देशी है। और ये जो CCl3 है इसका -H इफेक्ट है, उसके कारण ये मेटा निर्देशी है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? कोई भी रबड़ हो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन जरूर मिलेगा, 1,3-ब्यूटाडाइन जरूर मिलेगा। अगर आप 2 नंबर पे मैथिल लगा दें तो इस चीज को आइसोप्रिन कहते हैं, आइसोप्रिन। और ये इस साल RPSC सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया था, आइसोप्रिन, कि कोई भी जो रबड़ होता है वो बहुलक होता है। और रबड़ किससे मिलकर बना होता है, आइसोप्रिन से। प्राकृतिक रबड़ सुना होगा जो पेड़ से मिलता है, वो एक बहुलक है और किससे मिलकर बनता है, आइसोप्रिन। और इस आइसोप्रिन का UPSC नेम क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 2 नंबर पे मैथिल लगा हुआ है। UPSC नेम बनेगा 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसे आप क्या कहते हैं, आइसोप्रिन कहते हैं। और ये प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रिन से बनता है। इनमें से कौन सा बहुलक ऐसा है जो योगात्मक नहीं है? बहुलीकरण अभिक्रिया 2 तरह की होती है, एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और एक संघनन होती है। योगात्मक में क्या है, कोई छोटा मोटा अणु बाहर नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए PV है, पॉलीवाइनिल एसीटेट, यानी खूब सारे वाइनिल एसीटेट जुड़ेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, एक ही है वाइनिल एसीटेट, खूब सारे वाइनिल एसीटेट जुड़ गए, पॉलीवाइनिल एसीटेट बन गया। PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFF, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जिसको आप सब लोग टेफ्लॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। ये होता है ना एथीन, एथीन के हाइड्रोजन को हटाकर फ्लोरीन लगा दो तो इस चीज को बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। खूब सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, टेफ्लॉन। पता होगा जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के। अब पॉलीवाइनिल एसीटेट में खूब सारे वाइनिल एसीटेट जुड़ते हैं, कोई साथ में अणु बाहर नहीं निकलता। PVC में खूब सारे वाइनिल क्लोराइड जुड़ते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन में खूब सारे ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन आपस में जुड़कर टेफ्लॉन बना लेते हैं। ये योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण है। लेकिन जो बेकेलाइट बनता है उसके अंदर 2 चीज काम आती हैं, एक तो फिनॉल और एक क्या काम आता है, फार्मेल्डिहाइड। जब फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये पहले तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बनाते हैं। आपको इतना नहीं जाना, इतना याद करना है, बहुलक 2 तरह के होते हैं, एक योगात्मक और एक संघनन। जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो छोटा मोटा पानी का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए ये संघनन बहुलीकरण का क्या है, उदाहरण है। जबकि जिनके आगे पॉली पॉली लगा रहता है वो योगात्मक बहुलीकरण के उदाहरण होते हैं, यानी उनके अंदर कोई छोटा मोटा अणु अब बाहर नहीं निकलता। जैसे 2 वाइनिल एसीटेट जुड़े, कुछ नहीं निकलेगा, वाइनिल क्लोराइड जुड़ गए खूब सारे, कुछ नहीं निकलता। लेकिन बेकेलाइट किससे बनता है, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड खूब सारे आपस में जुड़ेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बार बार में निकलने लग जाते हैं और ऐसा उत्पाद क्या कहलाता है, संघनन बहुलीकरण कहलाता है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, बेकेलाइट। बेकेलाइट किससे बनता है, अभी अभी बताया था, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड से। नियोप्रिन जो आपका रबड़ होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक रबड़ और एक कृत्रिम रबड़ होता है ना, कृत्रिम रबड़। तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो तो बनता है आइसोप्रिन से और जो कृत्रिम रबड़ होता है वो बनता है नियोप्रिन से। कोई भी रबड़ हो उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन जरूर होगा। फिर सर अंतर किस बात का होता है, अंतर इस बात का होता है जो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रिन है उसमें तो 2 नंबर पे मैथिल लगा रहता है, और जो हमारा कृत्रिम रबड़ नियोप्रिन है, जो नियोप्रिन है कृत्रिम रबड़, उसमें 2 नंबर पे क्या लगा रहता है, क्लोरो। तो नियोप्रिन जो बनता है वो क्लोरोप्रिन से बनता है। किससे बनता है, क्लोरोप्रिन। नाम से ही पता लग रहा है 2 नंबर पे क्या लगेगा, क्लोरो। तो ऐसी स्ट्रक्चर कौन सी है, दिख रही है क्या कोई, 4th वन, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक है, पॉली लगा हुआ है, योगात्मक, पॉली लगा हुआ है, योगात्मक। टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरो, अभी बताया था ना, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को टेफ्लॉन कहते हैं, बताया था। देखो इसके आगे पॉली लगाए ये योगात्मक, इसके आगे पॉली लगाए ये योगात्मक, इसके आगे पॉली लगाए ये योगात्मक। आंसर क्या होगा, टेरिलीन। टेरिलीन का ही दूसरा नाम होता है डेक्रोन। क्या नाम होता है, डेक्रोन। और टेरिलीन में 2 एकलक काम में लिए जाते हैं। एक एकलक तो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, और एक जो एकलक होता है वो होता है टरथैलिक एसिड। इस तरह से थैला बनाया और टर का मतलब होता है 2 COH पैरा पोजीशन पर जुड़ते हैं।
तो ये जो टेरिलीन होता है इसको डेक्रोन भी कहते हैं, और ये बनता है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड से। और जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एस्टर बनता है। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा पॉलिस्टर, सुना ही नहीं सुना, पॉलिस्टर का कपड़ा, वो ये जो टेरिलीन है, डेक्रोन है, ये पॉलिस्टर है, यही पॉलिस्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें खूब सारे एस्टर लिंकेज होते हैं। क्योंकि एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, एस्टर बनता है, इसीलिए ये आपका इसका आंसर क्या रहा, टेरिलीन रहा। टेफ्लॉन क्या है, अभी अभी बताया था टेफ्लॉन, ये आपकी पहले एथीन बनाओ, एथीन के हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा दो, ये होता है टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। क्योंकि सबको पता है एथीन को सामान्यतः एथिलीन कहते हैं, 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं तो नाम बना टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। खूब सारे जब टेट्रा फ्लोरोएथिलीन आपस में जुड़ते हैं तो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन बनता है, और पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन को ही क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन कहा जाता है। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के साथ गर्म करने से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। एडिपिक एसिड जो होता है वो होता है 6 कार्बन वाला, ये एडिपिक एसिड है। और ये है हेक्सामेथिलीन, इसको बोलते हैं मैथिलीन, 6 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन और डाइएमीन के बीच में संघनन बहुलीकरण होता है, और नाम ही तभी बोला जाता है नायलॉन 66। यानी जो नायलॉन 66 बनता है उसके अंदर 2 क्रियाकारक काम में लेते हैं, 2 एकलक काम में लेते हैं, और दोनों में ही कार्बन की संख्या 6 होती है, इसीलिए इसका नाम नायलॉन 66 रखा जाता है। नायलॉन 66 आपको पता है धागा है, नायलॉन का धागा, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और साथ में किससे मिलकर बनता है, एडिपिक एसिड से मिलकर बनता है। ये जो बेकेलाइट है वो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। टेरिलीन अभी अभी बताया, इसको डेक्रोन पॉलिस्टर कहते हैं। ये टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल से मिलकर बनता है, और नायलॉन 66 और नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से मिलकर बनता है। कौन सा प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति में पाया जाता है, लैब में नहीं बनता, पॉलिस्टर, ग्लिप्टल, नायलॉन 6 अभी भी बताया कैप्रोलैक्टम से बनता है। आप सबको पता है जो स्टार्च है, सबको पता है स्टार्च है वो एक प्रकार का बहुलक होता है, सबको पता होगा। खूब सारे जब ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना, थैंक यू। आज के लिए कल 11 बजे पेपर है ना।